यस बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो हमने बताया था कि जैसे जैसे हम इन ए ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, साथ में जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता जितना कि क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है या इनकी जो साइज है ना, वो जेड इफेक्टिव को ओवरकम कर लेती है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे इनकी जो सेल की जो साइज होती है ना बच्चों, वो ज़्यादा इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव का मतलब होता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मतलब है इसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, कि मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ना बच्चों, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे हीलियम का देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, डायरेक्ट 37 हो गया, 19 से 37 हो गया। देखो कितना ज्यादा गैप आ गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक जब नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। लेकिन in a group, whenever we move from up to down, then number of cells are also increased. In this case, Z effective, in this case, the size of the atom, in this case, the size of atom overcome the Z effective. मतलब यहाँ पे अगर दोनों फैक्टर का हम कंपेयर करें, जेड इफेक्टिव का कंपेयर करें और साइज ऑफ एटम का कंपेयर करें, तो ये जो साइज ऑफ एटम है ना, ये डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। ये डोमिनेंट फैक्टर है। इस वजह से जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता जितना कि साइज बढ़ती है। अप टू डाउन आने से साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना उसकी साइज बढ़ती है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। इस वजह से अप टू डाउन आने से क्या होता है, साइज बढ़ती है। आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी ग्रुप में, ग्रुप का तो अभी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड। व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड, व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड, ये पीरियड है बच्चों। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 6 एंड 7। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो साइज है वो क्या होती है, साइज, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज में चाहे उसकी कोवलेंट रेडियस ले लो, वो भी डिक्रीज होगी। चाहे यहाँ पे आप मेटेलिक रेडियस ले लो, वो भी डिक्रीज होगी। और साथ में यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लो, वो भी डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज लो, वो भी डिक्रीज होगी। मतलब जब रेडियस डिक्रीज हो रही है, जब रेडियस डिक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी तो डिक्रीज होगा। जब ये रेडियस कम हो रही है तो एटॉमिक साइज का भी तो कम हो रही है साथ साथ में। तो राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सारी क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे कम होने का रीजन क्या है, कम होने का रीजन ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, whenever we whenever we move left to right along a period, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एक ही पीरियड के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं ना, देन द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द सेम सेल, इन द सेम सेल। इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल के अंदर फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर फिल होते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं से थर्ड पीरियड की बात करता हूँ। तो थर्ड पीरियड में हमें हमारे पास में लिथियम, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये लिथियम। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास में बेरिलियम, और इस साइड में हमारे पास में आ जाती है बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन,
देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तो ये है हमारे पास में फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड है तो हमारे पास में सेल कितने हैं, दो सेल हैं, दो सेल है। ये न्यूक्लियस, तो फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल। और आपको पता है सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कैसे निकाला हमने फॉर्मूला 2n² से, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए फर्स्ट में। अब जब हम थर्ड की बात करते हैं, जैसे मेरे को लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखना है, तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हुआ तो एटॉमिक नंबर इसमें 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है तो एक प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो एक बेरिलियम, जब हम बात करेंगे तो ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेरिलियम का 1s2, ये 1s2 2s2, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेरिलियम। इसमें क्या हुआ, एक जेड, एक प्रोटॉन तो एंटर हुआ है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जब हम बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन जाएगा कहाँ पे, एक प्रोटॉन जाएगा न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस आउटर मोस्ट सेल में। कार्बन की हम बात करेंगे तो एक प्रोटॉन एंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट सेल के अंदर। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अगेन वन इलेक्ट्रॉन्स comes in second orbit and one proton comes in the nucleus. Similarly for oxygen, ऑक्सीजन के लिए भी एक यहाँ के अंदर एंटर होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। फिर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में भी सेम केस होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक प्रोटॉन यहाँ पे एंटर करेगा। तो मतलब जैसे जैसे ये सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये सेकंड पीरियड है बच्चों, और सेकंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इस कंडीशन में देखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम सेल के अंदर फिल हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो किस में फिल हो रहे हैं बच्चों, सेम सेल के अंदर फिल होते हैं। इस वजह से इसकी जो साइज है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है बच्चों, यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है। यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए जेड इफेक्टिव क्या है। जेड इफेक्टिव का मतलब होती है पावर, एट्रैक्टिव पावर, एट्रैक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियस। एट्रैक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। एट्रैक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब पार्टिकल ऑफ एटम, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो रहे हैं सेम सेल के अंदर, कोई भी सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, साथ में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है ये क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर है। जेड इफेक्टिव इज द डोमिनेंट फैक्टर, सो जेड इफेक्टिव विल ओवरकम द साइज। तो इस कंडीशन में क्या होगी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रॉन सेम सेल में फिल होने की वजह से साइज स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पे बहुत चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें जब हम इस साइड में आते हैं तो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं ना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो साइज, इनकी जो साइज है वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। जिससे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया बच्चों एटॉमिक साइज। यहाँ मैंने वाई एक्सिस पे लिया एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस ले ली मैंने। और यहाँ पे मैंने ले लिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या एटॉमिक नंबर ले लिए। तो एलिमेंट्स मैंने ले लिया, बोरोन ले लिया, ये बिगनिंग से ले लेता हूँ, हीलियम ले लिया, फिर बेरिलियम ले लिया, फिर बोरोन ले लिया, फिर कार्बन, बोरोन के बाद में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देन नियोन। तो देखो इनकी जो साइज है ना वो इस टाइप से वेरी करती है, इस टाइप से वेरी करती है। मतलब
साइज है ना, देखो स्लोली 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 डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये बोरोन है, सो ये है लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरोन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन पे आते ही देखो साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ये ऑक्सीजन का मैं मान लेता हूँ, तो ये ऑक्सीजन पे आते ही साइज क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन पे ये इसका मैं मान लेता हूँ ये फ्लोरीन का है और ये है नियोन का। तो ऑक्सीजन पे जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे क्या होती है, यहाँ पे साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। साइज थोड़ी सी इंक्रीज होने का रीजन है कि जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 2p ऑर्बिटल में। किसमें फिल होते हैं, 2p ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो जल्दी से लिख के बताओ मुझे। 1s2, 2s2, 2p2, 2p4 होता है। 2p4 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इससे हमें मतलब है। मैं अगर मैं इसमें p में इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूँ तो p में एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करूंगा, एक इसमें फिल करूंगा, एक इसमें फिल करूंगा। अब यहाँ पे देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ फिल करना होगा। एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहाँ फिल करूंगा तो ये क्या होगा, ये ऑर्बिटल एक्सपेंड होगा। क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन तक तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था हमने, 2p ऑर्बिटल में सब में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया था नाइट्रोजन तक। जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं तो जो 2p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और हमें डालना होता है, एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे तो क्या होगा, इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं तो साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी टाइप से फ्लोरीन की भी साइज थोड़ी सी इंक्रीज होती है और नियोन की साइज बहुत ज्यादा हो जाती है। नियोन की साइज बहुत ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों। अब ये पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ी साइज का जो भी एटम होगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। पीरियोडिक किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में किसी भी एलिमेंट की साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। अब पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो एलिमेंट्स है ना, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा साइज के होंगे। अगर मैं आप अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बड़े साइज के मतलब ऐसा एलिमेंट बताओ थर्ड पीरियड में जिसकी एटॉमिक साइज सबसे बड़ी हो, एटॉमिक साइज सबसे बड़ी हो, तो कौन सा एलिमेंट होगा, वो सोडियम होगा। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना, देखो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया पीरियोडिक टेबल का और ये राइट पोर्शन हो गया पीरियोडिक टेबल। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट होते हैं ना, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट, इनकी साइज सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज कम होती जाती है। और जो हेलोजन्स होते हैं, ये हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इनकी साइज अपने पीरियड में सबसे कम होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इनकी साइज अपने पीरियड में सबसे कम होती है। और ये जो है ना बच्चों, ये नोबल गैसेस है, ये नोबल गैसेस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनका साइज भी बड़ा होता है, इनका साइज वापस बढ़ जाता है। तो यहाँ से जैसे जैसे इस साइड में बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्लोली स्लोली साइज डिक्रीज होती है। यहाँ तक आते आते एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, सबसे छोटी साइज आ जाती है। और उसके बाद में जैसे नियोन की तरफ बढ़ते हैं तो साइज वापस इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा ये पॉइंट। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, साइज कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया आपका, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये देखो ये साइज का एक चार्ट बना रखा है एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में। तो ये अभी हमने समझा दिया। अब हम चलते हैं वॉन्डर वॉल रेडियस की तरफ। तो वॉन्डर वॉल रेडियस हमें किस में देखने को मिलेगी, वॉन्डर वॉल रेडियस मिलती है हमें गैसेस के अंदर देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलती है, हमें गैसेस के अंदर देखने को मिलती है। तो वॉन्डर वॉल रेडियस को किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज द वन हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट के अंदर दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स अगर पास पास में है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका अगर हम हाफ कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉन्डर वॉल रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, वॉन्डर वॉल रेडियस कहेंगे। जैसे
ये इसमें बता रही कि वंडर वॉल रेडियस ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन की वंडर वॉल रेडियस बता रही थी। तो देखो क्लोरीन की मैं बात करता हूँ, तो ये क्लोरीन मोलिक्यूल, एक दूसरा क्लोरीन का मोलिक्यूल, अगर इस क्लोरीन के मोलिक्यूल की मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस टाइप से बना लूंगा। ये देखो, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन का एटम। इसी टाइप से इसकी मैं बात करता हूँ। वंडर वॉल रेडियस हमें गैस में देखने को मिलती है, वंडर वॉल रेडियस। अब एक्चुअल में वंडर वॉल रेडियस क्या होती है ये समझो आप। वंडर वॉल रेडियस एटॉमिक रेडियस से थोड़ी सी डिफरेंट है। एटॉमिक रेडियस तो होगी एटम के अंदर की रेडियस, ठीक है। अब ये जो वंडर वॉल रेडियस होती है ये गैसेस के अंदर मिलेगी आपको, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वीक होते हैं। अगर हम सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं हम, तो गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है। और उसमें किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है हमें? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। मतलब गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ देखने को मिलेगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ देखने को मिलेगा, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ देखने को मिलेगा। ये मतलब ये गैसेस के मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब ये दूर दूर है लेकिन इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम हाफ कर लेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, जैसे ये इसका एक न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस मान लो, इसका ये न्यूक्लियस मान लो क्लोरीन का। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वंडर वॉल रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? वंडर वॉल रेडियस। जैसे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे थे। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जो उस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सबसे ज्यादा नजदीक में हो। ऐसा नहीं है कि ये एक मॉलिक्यूल इसका कंसीडर कर रहे हैं और इसका कंसीडर कर रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं देखनी है। ये मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इसके सबसे पास में जो मॉलिक्यूल होगा ना उसका हमें कंपेयर करूंगा। जैसे इस मॉलिक्यूल के सबसे पास में ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला, तो इस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अगर मैं हाफ कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? वंडर वॉल रेडियस मिलेगी। अब देखो, इसकी अगर इनकी वंडर वॉल रेडियस फाइंड करनी है तो इसके सबसे पास में मॉलिक्यूल कौन सा है? ये वाला मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों की डिस्टेंस की हाफ करेंगे तो क्या मिलेगी? वंडर वॉल रेडियस मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल है और इसका कंसीडर मैं इससे कर रहा हूँ तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आ जाएगा, वो कंसीडर नहीं होगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगी आपको। तो वंडर वॉल रेडियस भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन आते हैं ना, ग्रुप में जब हम अप टू डाउन आते हैं तो वंडर वॉल रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है, वंडर वॉल रेडियस इंक्रीज होती है। और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक टेबल में तो वंडर वॉल रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब देखो इसमें गैसेस के अंदर मैंने बताया था वंडर वॉल रेडियस होती है, तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और फ्लोरीन, ये तीनों गैस है। इसमें वंडर वॉल रेडियस का जो सीक्वेंस है, देखो नाइट्रोजन मैंने बताया, ये देखो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन की केस में वंडर वॉल रेडियस है 150 पिकोमीटर, 140 एंड 135 पिकोमीटर। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रही है? वंडर वॉल रेडियस क्या हो रही है? कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो ये गैसें हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये कौन सा पीरियड है आप, ये कौन सा ग्रुप है? ये 17 ग्रुप है। अब ये 17 ग्रुप में अप टू डाउन आ रहे हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसमें वंडर वॉल रेडियस का हम कंपेयर करते हैं तो अप टू डाउन आने से वंडर वॉल रेडियस इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे भी 135 से 180, 195 और 215। और ये है देखो, ये नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, krypton and xenon. Group number 18. In group number 18, when we go up to down along a group, then van der Waal radius increases. van der Waal radius क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 120 से 160, 191, 200 एंड 220। तो आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर। अब हम आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल हम पढ़ेंगे।